आइए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हमने देखा था एविडेंस एक्ट को, अब आगे देखेंगे इंडियन पेनल कोड। दोस्तों ये हमारा चल रहा है 1993 MP ADPO 1993 का पेपर हमारा, ठीक है। और इसके बाद हम कंटिन्यू से आए कि ये पेपर देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। यदि पढ़ाई के साथ हमने MCQ क्वेश्चन नहीं किया तो हमारा पढ़ना बेकार हो जाता है, ठीक है। आइए सफलता की कदम की ओर बढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 जो बात करता है इंडियन पेनल कोड के बारे में। भारतीय दंड विधान की धारा 34 निर्धारित करती है, दोस्तों महत्वपूर्ण धारा है 34, इसे याद रखिएगा। प्रति स्थानिक उत्तरदायित्व, ठीक, संयुक्त उत्तरदायित्व, मूल अपराध, एक स्वतंत्र अपराध, ठीक है। और तो ये क्या बात करती है धारा 34? तो धारा 34 बात करती है संयुक्त उत्तरदायित्व के बारे में। ऑप्शन नंबर बी खा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। संयुक्त उत्तरदायित्व के बारे में धारा 34 बात करती है सामान्य आशय के साथ, ठीक है। जो कोई व्यक्ति यहाँ पर ये धारा 34 दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। संयुक्त उत्तरदायित्व के बारे में यहाँ पर सभी लोग समान रूप से अपराध के प्रति दायित्व, उनका उत्तरदायित्व समान होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद पाकिस्तान में हत्या कारित करता है तथा बाद में मुंबई में पाया जाता है। उसके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्न स्थान पर दंडित किया जा सकता है। कहाँ पर उसे दंडित किया जाएगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। इस्लामाबाद में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में, मुंबई में, उपयुक्त में से कोई भी। और दोस्तों जहाँ पर वो पकड़ा गया, कहाँ पर? मुंबई में, तो उस पर जो किया जाएगा वो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा सी, मुंबई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनार्थ इस संहिता में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों से आशय केवल स्वेच्छापूर्वक किए गए कार्य से है, से आशय सभी प्रकार के लोपों मात्र से है, का विस्तार स्वेच्छा कार्यों एवं सुरक्षा लोपों तक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा सी सही होगा, ठीक है। शब्दों का विस्तार स्वेच्छा कार्य एवं स्वेच्छा लोपों तक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही होगा। आइए 39। चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व है आशय, उद्देश्य, ज्ञान। तो चोरी का जो है दोस्तों वो आवश्यक तत्व में आता है, वो आता है आशय। उसका क्या आशय है, वो किस आशय से उन्होंने किस चीज़ को सामान को हटाया, उसका आशय महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण, ठीक है। और सबसे आवश्यक तत्व की हम बात करें तो वो है दोस्तों आशय, इंटेंशन, ठीक है। तो 39 का सही ऑप्शन हमारा होगा ए। 40। श्रवण शक्ति को स्थायी रूप से समाप्त करना निम्न अपराध है। गंभीर उपधि कारित करना, आपराधिक प्रहार, आपराधिक अभित्राश, उपयुक्त में तो कोई नहीं। तो दोस्तों ये स्थायी रूप शक्ति को, श्रवण शक्ति को स्थायी रूप से समाप्त करना, यह आता है हमारा गंभीर उपधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, गंभीर उपधि के अंतर्गत यह हमारा आता है श्रवण शक्ति को स्थायी रूप से समाप्त करने का। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 41। कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में ऐसे कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है, दिया जा सकेगा सोई, जो उस अपराध हेतु निर्धारित अधिकतम कारावास से अधिक ना होगा, जो वह किसी भी भांति का हो सकता है, वह ऐसी उसी भांति का होगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता था। वह कारावास उस कारावास के साथ साथ भुगताए जाने का निर्देश दिया जा सकता है जो उस अपराध के लिए प्रदान किया गया हो। 41 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा वह कारावास इसी भांति का होगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए 42। का या को मारता है और खा बीच बचाव करता है, जिसमें खा के हगंदे पर सो रहे बच्चे को का के मुक्के की चोट लगती है, वह मर जाता है। का ने निम्न अपराध किया है।
दोस्तों देखिए, वो बीच बचाव करने गया और उसकी जो इच्छा थी वो किसी को मारने की नहीं थी, लेकिन उसका साधारण वार जो है वो मृत्यु का कारण बन जाती है। तो ऐसा अपराध क्या कहलाता है? तो साधारण उसकी जो उसका वार था वो साधारण उपहति थी। ठीक है, ना कि गंभीर उपहति थी, ना कि सदोष मानव अपराध, ना कि हत्या है, वो उसकी साधारण उपहति थी। तो उन्होंने कौन सा अपराध किया है? साधारण उपहति का अपराध किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी नवीन कानून की सद्भावनापूर्वक अज्ञातवास की जाए, जो खा जो तथ्य की भूल से कारण की जाए, जो तथ्य की भूल के कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसने करने के लिए विधि द्वारा अबद्ध है, और जो तथ्य विधि दोनों के ही भूल के कारण सद्भावपूर्वक की जाए। और दोस्तों, यह भी तब तक हमने एक्ट पढ़ा है, उन सब एक्टों में हमको ये धारा मिली है कि सद्भावपूर्वक किया गया कार्य के लिए संरक्षण का प्रदान किया गया है। ठीक है, और सद्भावपूर्वक कैसा कार्य हो जो तथ्य की भूल के कारण हो, और ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही होगा। ठीक है, सी हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का एक ऐसा पागल व्यक्ति है जो अपने कार्य के परिणामों से अनभिज है। खा के ऊपर तलवार से आक्रमण करता है, खा लाठी द्वारा अपना बचाव करता है, और इस घटना में इन दोनों व्यक्तियों को गंभीर चोटें आती हैं। यह कहना सही है कि उक्त दोनों व्यक्तियों ने कोई अपराध नहीं किया। दोनों धारा 325 भारतीय दंड विधान के अधीन दोषी है। केवल धारा 325 भारतीय दंड विधान में दोषी है। खाने आत्मरक्षा के लिए अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बात है कि का एक ऐसा पागल व्यक्ति है जिससे पागल व्यक्ति को सुध नहीं रहती है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे कार्यों को परिणाम को अनभिज रहते हैं वो। ठीक है, तो ऐसा उसका वार करना और ऐसे खा के ऊपर तलवार नहीं और खा लाठी द्वारा अपना बचाव करता है, तो दोनों व्यक्तियों में से किसी ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं। ठीक है, नशा करना या पागलपन जो होता है वो उस व्यक्ति को एहसास ही नहीं है कि है ना, या लिखा भी है अनभिज है वो इस बात से, और दूसरे व्यक्ति ने उससे बचाव करा। ठीक है, तो दोनों ने कोई अपराध नहीं किया है। सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। का खा को गा की हत्या के लिए उकसाता है। खा गा पर आक्रमण करता है, गा बच जाता है और केवल उसे साधारण चोट आती है। का ने निम्न अपराध किया। तो दोस्तों, का ने अपराध किया है। क्या अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया। आईपीसी की धारा 323/109 भारतीय दंड विधान की धारा, 307/109 भारतीय दंड विधान की धारा, धारा 115 के दिन। ठीक है, तो 245 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोई अपराध नहीं किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वहां भारतीय दंड विधान की निम्न धारा में दंडित किया जाएगा। 142, 143, 144, 147। तो दोस्तों वह भी किया जाएगा दंडित 143, ऑप्शन नंबर बी, खा। ठीक है, 143 के अधीन किया दंडित किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47। का एवं उसके 4 भाई अपने आधिपत्य को के किंतु विवादग्रस्त एक खेत में हल चला रहे थे। खा और उसके 4 साथियों ने जो हथियारबंद थे खेत पर आकर झगड़ा किया तथा का व उसके भाइयों को बाहर निकालना चाहा, और का उसके भाइयों ने प्रतिरोध किया, और इस घटना में का ने खा के सिर में कुल्हाड़ी से वार किया, जिसके फलस्वरूप खा की मृत्यु हो गई। और क्या यह सही है कि का ने उसके भाइयों ने कोई अपराध नहीं किया? ठीक है, 47 का सही ऑप्शन बताना हमें। वे सब धारा 149 के अधीन सहायता से हत्या के अपराध के दोषी हैं। का अकेला हत्या के अपराध का दोषी है, शेष भाइयों ने कोई अपराध नहीं किया। का हत्या के अपराध का दोषी है जबकि उसके भाई बलवा करने के दोषी हैं। तो दोस्तों इसी कंडीशन में जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, का ने और उसके भाइयों ने कोई अपराध नहीं किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता की अवज्ञा
भारतीय दंड विधान की निम्न धारा के अधीन दंडनीय अपराध है। धारा 188, धारा 186, धारा 187, धारा 151 दंड की संहिता। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 48 का ऑप्शन नंबर ए, धारा 188। धारा 188 के अधीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। आपराधिक षड्यंत्र के अपराध हेतु यह आवश्यक है कि कोई और कार्य ओवर एक्ट सदैव पक्षकारों की सहमति के अनुसरण में किया जाए। किया जाना कतई आवश्यक नहीं है। किया जाना केवल उसी स्थिति में अवश्य है जबकि वह सहमति किसी अपराध करने हेतु है। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। 249 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। किया जाने वाला और किया जाना केवल उसी स्थिति में अवश्य है जबकि वह सहमति और किसी अपराध करने हेतु, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। धारा 279 तथा धारा 337 भारतीय दंड विधान के दोनों अपराधों में निम्न समानता है। समान तथ्य क्या है? आइए समान तथ्य के बारे में जानते हैं। अपराध सार्वजनिक मार्ग पर कारित किए जाते हैं। अपराधों के लिए समान दंड की व्यवस्था है। चोट पहुंचाना, उतावलेपन या उपेक्षा का तत्व विद्यमान है। दोस्तों उतावलेपन या उपेक्षा का तत्व दोनों ही धाराओं में विद्यमान है। यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। जब कोई आरोपी इस विश्वास के साथ कि एक स्त्री में प्रेतमा है प्रवेश कर गई है, उसे निकालने के प्रयास में उसकी पिटाई करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है, वह अपराध वहाँ दोषी होगा। किस आरोपी का दोषी होगा? वहाँ हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का। स्वेच्छा चोट पहुँचाने हेतु हत्या कोई अपराध नहीं। दोस्तों उसकी हत्या करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ये हत्या तो मानी जाएगी। लेकिन ये कौन सी हत्या होगी? यह होगी मानववध, आपराधिक मानववध हेतु। हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 52। का खा को मारता है। खा इस बात को लेकर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। गाय जो नहीं खड़ा वहीं खड़ा हुआ था, खा के इस क्रोध का लाभ लेते हुए खा की मृत्यु कारित कर देने के उद्देश्य से खा को चाकू पकड़ा देता है। खा उस चाकू से का की मृत्यु कारित कर देता है। इस समस्या में दोनों हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध की दोषी हैं। गा हत्या के दुष्प्रण का दोषी है, जबकि खा हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी है। दोनों हत्या के अपराध की दोषी हैं। दोनों में कोई अपराध नहीं किया। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 52 का, वो है गा हत्या के अपराध दुष्प्रण का दोषी, जबकि खा हत्या की कोटि में न आने वाले मानववध का दोषी। सही ऑप्शन यहाँ पर खा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्यु दंड निम्न अपराध में दिया जा सकता है। राजद्रोह के अपराध में, आजीवन कारावास के दंडादेश अधीन व्यक्ति द्वारा सदोष मानववध में, आजीवन कारावास के दंडादेश अधीन व्यक्ति द्वारा हत्या में, आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रयास जिसमें उपति कारित हुई हो। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 53 का, वो है डी, आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रयास जिसमें उपति कारित हुई। सही ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ये कहना सही है कि प्रत्येक सदोष मानववध हत्या है। प्रत्येक हत्या सदोष मानववध है तो कोई कथन सही नहीं है। दोनों कथन आबाद सही हैं। 254 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक हत्या सदोष मानववध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। अपनी पत्नी को पीटता है जो जमीन पर अचेतन होकर गिर जाती है और उसे मृत समझकर उसे घर की छत के बीम पार्ट से लटका देता है। लटकने से उसकी मृत्यु हो जाती है। ने निम्न अपराध किया है। क्या उसने हत्या किया है, सदोष मानववध किया है, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय की जिससे मृत्यु गंभीर उपति हो सकती है, साधारण उपति। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सदोष मानववध।
आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, हमारा सब्जेक्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CRPC। आइए कुछ क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। जमानती अपराध से अभिप्रेत है केवल वे अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में अजमानती बताए गए हैं। वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं। ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा अपराध की जिसके लिए पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो दोस्तों 56 का सही ऑप्शन है हमारा अजमानती अपराध से अभिप्रेत है वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में बताए गए हैं, या ठीक है, सही ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निम्न दिनांक से प्रभावशील हुई है। ये किस भारतीय तारीख से लागू हुई है? 1 जनवरी 1973, 1 अप्रैल 1974, 26 जनवरी 1974, 1 अप्रैल 1973। सही ऑप्शन है दोस्तों 57 का बी, 1 अप्रैल 1974। ठीक है, ये 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई है। क्वेश्चन नंबर 58। धारा 438 CRPC के अधीन जमानत हेतु आदेश दिया जा सकता है केवल गिरफ्तारी उपरांत। जमानती और गैर जमानती दोनों ही प्रकार के अपराधों के संबंध में, केवल अजमानती अपराधों के संबंध में केवल ऐसे न्यायालय द्वारा जो उस अपराध का विचरण हेतु अधिकृत है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है केवल अजमानती, 58 का सही ऑप्शन है हमारा केवल अजमानती अपराधों के संबंध में, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 59। धारा 438 एवं 439 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में से एक समान बात क्या है कि ये इन प्रावधानों के अधीन कोई भी आदेश केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही पारित किया जा सकता है। इन दोनों में से किसी भी प्रावधान के अधीन पारित आदेश केवल गिरफ्तारी पर ही प्रभावशील होगा। ये दोनों प्रावधान केवल उसी दशा में प्रवृत्त होंगे जब न्यायालय उस द्वारा गिरफ्तारी वारंट प्रसारित किया गया है। इन दोनों ही प्रावधानों के अधीन आदेश अभियुक्त की गिरफ्तारी के पूर्व दिया जा सकता है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 59 का, वो है ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों में से किसी भी प्रावधान के अधीन पारित आदेश केवल गिरफ्तारी पर ही प्रभावशील होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है जो उसकी उपस्थिति में अजमानती अपराध करता हो, जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित करता हो, जो उद्घोषित अपराधी है, जो अजमानती और संज्ञेय अपराध कारित करता हो। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी, जो उद्घोषित अपराधी है। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। कोई भी प्रतिभूति जिसे दिए जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन जांच उपरांत किसी व्यक्ति को आदेशित किया जा सकता है कि वह कैसे किसी भी रकम के लिए हो सकती है जो मजिस्ट्रेट को अत्यधिक प्रसिद्ध ना होती हो। वह उतनी ही रकम के लिए होगी जो पूर्व में धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट हो। उस रकम से अधिक रकम के लिए ना होगी जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है। किसी भी राशि की हो सकती है। 61 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा उस रकम से अधिक रकम के लिए ना होगी जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कोई पत्नी धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपने पति से भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी ना होगी। कब नहीं होगी? जब यदि वह पति के साथ निर्दयता के कारण अपने रहने से इनकार करती है, यदि वह अपने माता पिता के साथ रहती है और उनके द्वारा उसका भरण पोषण किया जाता है,
यदि उसने अपने पति से विवाह का विच्छेद कर लिया है, यदि वहाँ पारस्परिक सहमति से अपने पति से पृथक रह रही है, भले ही अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। सहमति से यदि रह रही है दोस्तों, सही ऑप्शन है 62 का, सहमति से रह रही है तो ऐसे में वो भरण पोषण की हकदार ना होगी। ठीक है, सही ऑप्शन है हमारा डी। आइए 63, धारा 145 सीआरपीसी के अधीन आदेश निम्न के संबंध में दिया जा सकता है। कोई भी संपत्ति किसी भूमि या जल की जिसके अंतर्गत फसलें व भूमि की उपज या लाभ भी सम्मिलित है, ऐसे किसी भी विवाद के संबंध में कि जिससे परिशांति भंग होना संभव है। केवल चल संपत्ति के संबंध विवाद, सही ऑप्शन है ऐसे किसी भी विवाद के संबंध में जिससे परिशांति भंग होना संभव है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 64, ये सही नहीं है कि मजिस्ट्रेट धारा 146 सीआरपीसी के अधीन विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है। धारा 145(1) के अंतर्गत आदेश पारित करने के बाद किसी भी समय जब वहाँ ऐसा करना अवश्य समझता है, तब 64 जांच उपरांत यदि वहाँ समझ ये पाता है कि किसी भी पक्ष का कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर नहीं था, जब वहाँ उस यह समाधान नहीं कर पाता कि किसका कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था, और जब वहाँ अपने मामले को आपत्तिक समझता है। दोस्तों 64 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। धारा 145(1) के अंतर्गत आदेश पारित करने के बाद किसी भी समय वहाँ ऐसा करना अवश्य समझता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। 64 दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, धारा 154 सीआरपीसी के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है केवल अजमानती एवं संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में, किसी भी अपराधी संबंध में, केवल संज्ञेय अपराधी संबंध में, केवल लिखित में। दोस्तों प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है केवल संज्ञेय अपराधी संबंध में। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कहना सही है कि किसी अपराध का संज्ञान निम्न द्वारा लिया जा सकता है। उस अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा, यदि वह न्यायालय अन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य है। दोस्तों ये कहना सही है कि अपराध का संज्ञान निम्न द्वारा को किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा दोस्तों संज्ञान लिया जा सकता है, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा। आइए 67, अभियोजन की पूर्व स्वीकृति संबंधी धारा 197 सीआरपीसी के अधीन संरक्षण प्राप्त है। सभी लोक सेवकों को, केवल न्यायाधीश मजिस्ट्रेटों को, संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य तथा राज्य सरकार के यथाविशिष्ट बल के सदस्य को, जबकि उसके द्वारा किए गए अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि उसके द्वारा तब तक किया गया जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था अथवा ऐसा करना तात्पर्य था। ऊपर उल्लिखित का खागा सभी व्यक्तियाँ। तो इसका 67 का सही ऑप्शन हमारा डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 68, कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध का संज्ञान उस अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा और किसी व्यक्ति अथवा उससे संबंधी जो रक्त विवाह या दत्तक से संबंधित हैं द्वारा किए गए परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। जब वहाँ धारा 498A भारत आईपीसी के अधीन हो, अध्याय 20 के अधीन विवाह के विरुद्ध हो, अध्याय 21 के अधीन मानहानि संबंधी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध हो, और अंतर्गत धारा 376 का खा गा घा या भारतीय दंड विधान ऐसा मैथुन जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। दोस्तों 68 का सही ऑप्शन है धारा 498A भारतीय दंड संहिता के अधीन। सही ऑप्शन हमारा ए होगा। आइए 69, मजिस्ट्रेट किसी अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान प्राप्त करने पर
उसे निरस्त कर देगा यदि वह उस अपराध का संज्ञान करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। नहीं, स्वयं ही वह मामले की जांच करेगा यदि वह अपराध का संज्ञान करने के लिए प्राधिकृत है। वह स्वयं मामले की जांच कर सकता है अथवा किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है यदि वह अपराध ऐसा जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है अथवा वहाँ अपराध अन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। और ऑप्शन नंबर डी, परिवादी से अपने सब साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा यदि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनंत सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों यही है, डी, घाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा। वे व्यक्ति जिन पर एक समान ऐसे अपराध का अभियोग है जो एक से अधिक समव्यवहारों के अनुक्रम में किए गए हैं। वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। वे व्यक्ति जिन पर विभिन्न भिन्न समव्यवहारों के अनुक्रम में एक ही अपराध का अभियोग है। और वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप से उनके द्वारा किए गए किसी भी संख्या में वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप से जिनके द्वारा किए गए किसी भी संख्या में किए गए एक से अधिक समान अपराधों का अभियोग है। दोस्तों 70 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। 71, यदि किसी विचारण कार्रवाई में अभियुक्त दोषी होने का अभिकथन करता है तो विचारणकर्ता न्यायालय उसके अभिवचन के आधार पर उसे दोषसिद्ध करेगा। उसके अभिकथन के आधार पर उसे दोषसिद्ध नहीं करेगा। यदि अभियुक्त के अभिवचन के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जाता है तो साक्ष्यों के परीक्षण के लिए तारीख नियत करेगा। कोई विकल्प सही नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प है वो है 71 का ए, उसके अभिवचन के आधार पर उसे दोषसिद्ध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारंट ने मामलों के विचारण की प्रक्रिया समान मामलों के विचारण की प्रक्रिया से निम्न आधार पर भिन्न है। क्या भिन्नता है इन दोनों में? समान मामलों में चाहे वहाँ मामला पुलिस रिपोर्ट पर अथवा अन्य किसी आधार पर संचित हो, विचारण की प्रक्रिया एक ही है। समान मामलों में अभियुक्त का धारा 313 CRPC के अधीन परीक्षण आवश्यक नहीं है। वारंट के मामलों में आरोप लगाने के पूर्व अभियोजन के प्रमुख साक्ष्यों की गवाही लेकर की जाती है। समान मामलों में अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने अथवा छोड़े जाने का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों 70 का सही ऑप्शन है 72 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। समान मामलों में चाहे वहाँ मामला पुलिस रिपोर्ट पर अथवा अन्य किसी आधार पर संचित हो, विचारण की प्रक्रिया उनमें एक ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 73, धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए न्यायालय अभियुक्त को उसकी असहमति से शपथ दिला सकता है। अभियुक्त को शपथ दिलाने हेतु अबद्ध है। अभियुक्त को प्रश्न का उत्तर देने हेतु विवश नहीं कर सकता। अभियुक्त के उत्तर देने से इनकार करने या उसके मिथ्या उत्तर देने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई कर उसे दंडित कर सकता है। 273 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है 73 का हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अभियुक्त को प्रश्न का उत्तर देने के हेतु विवश नहीं कर सकता। ठीक है, धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए न्यायालय अभियुक्त को प्रश्न का उत्तर देने के हेतु विवश नहीं कर सकता। सही ऑप्शन हमारा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 74, जब अभियुक्त दोषसिद्धि कर दिया जाता है और अपील लंबित है तब अपराध का समन है। तो अपराध का समन क्या है दोस्तों? 74 का अपील न्यायालय की अनुमति के बिना किया जा सकता है यदि वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320(1) के सरणी में उल्लेखित अपराधों में से एक है। अपील न्यायालय की अनुमति से बिना नहीं किया जा सकता चाहे वह अपराध धारा 320 की उपधारा 1 अथवा उपधारा 2 की सरणी में उल्लेखित अपराध हो।
अपील न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है और ऐसी अनुमति केवल उसी स्थिति में अवश्य होगी जबकि वहाँ अपराध धारा 320 अवश्य होगी, जबकि अपराध की धारा 320 की उपधारा 2 की धाराणी में उल्लेखित कोई अपराध हो और किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। और 274 का सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अपील न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता, चाहे वह अपराध धारा 320 की उपधारा 1 अथवा उपधारा 2 की उस धाराणी में उल्लेखित अपराध हो। सही ऑप्शन हमारा बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। सीआरपीसी की धारा 345 के अधीन न्यायालय को अपनी अवमानना के अपराध का संज्ञान लेने अथवा अभियुक्त को दंडित करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु इस धारा में कार्यवाही की जा सकती है केवल सिविल या दंडिक न्यायालय द्वारा, राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं। केवल उसी स्थिति में जबकि वह अवमानना का अपराध न्यायालय की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है। उस स्थिति में जबकि वह अवमानना या का अपराध न्यायालय के बाहर एवं उसकी दृष्टिगोचरता से अन्यथा किया जाता है, किसी भी समय धारा 104-168 में उल्लेखित अवधि की समाप्ति की पूर्व की जा सकती है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन 75 का हमारा है, वह है ऑप्शन नंबर बी। केवल उसी स्थिति में जबकि वह अवमानना का अपराध न्यायालय की दृष्टिगोचरता की उपस्थिति में किया जाता है। सही ऑप्शन दोस्तों ये बी है हमारा। इस तरह से हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के क्वेश्चन हमारे 75 हुए, कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे अगला एक्ट SC/ST एक्ट 76 से अगले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ अब यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। आइए अब चलते हैं हम लोग SC/ST एक्ट 1989 को एक क्वेश्चन देखेंगे 76 से। का जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है, खा जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है के विरुद्ध हत्या के अपराध के मामले में झूठी गवाही देता है कि जिसके फलस्वरूप खा दोषी सिद्ध पाया जाकर उसके विरुद्ध मृत्युदंड का कार्यान्वयन हो जाता है, का निम्न दंड का भागी है। मृत्युदंड अथवा आजन्म कारावास अथवा सक्षम कारावास का जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है। मृत्युदंड अथवा आजन्म कारावास अथवा 10 वर्ष तक की अवधि का सक्षम कारावास। तो 76 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा मृत्युदंड सही ऑप्शन है आपका, या मृत्युदंड हो सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध का विचारण किया जा सकता है। ऐसे सामान्य दांडिक न्यायालय द्वारा जो दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची 1 में विनिष्ट हो, किसी सत्र न्यायालय द्वारा, ऐसे सत्र न्यायालय द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा उस हेतु विशेषता विनिश्चित किया गया हो। ठीक है, तो 77 का सही ऑप्शन है ऐसे सत्र न्यायालय द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इस हेतु विशेषतः विनिश्चित किया गया हो, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सही ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध में आरोपित अभियुक्त निम्न प्रावधान के अधीन जमानत हेतु आवेदन नहीं कर सकता। ए अंतर्गत धारा 437 CRPC, धारा 438 CRPC, 439 CRPC, किसी भी प्रावधान के अधीन। दोस्तों जो हमारी जमानत के बारे में प्रावधान करती है वो कौन सी धारा बताती है? यहाँ हमारा 78 का सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी 438। ठीक है, सही ऑप्शन है हमारा बी, CRPC की धारा 438 के ऐसा अंतर्गत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो। लागू नहीं होंगे यदि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। तभी लागू होंगे जब उसकी आयु 16 वर्ष से कम हो। उपयुक्त किसी भी स्थिति में लागू नहीं होंगे। 279 का सही ऑप्शन है हमारा, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, बी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। धारा में सीधा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति पर लागू
होंगे या, है ना। इसी बारे में धारा देख लीजिएगा, धारा शायद 19-18 हमारी बात करती है जमानत के बारे में, 19 के बारे में, प्रावधान बारे में बात करती है। देख लीजिए, अब आपने एक्ट देखा होगा मेरा, तो आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन कोई भी अपराध केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जा सकता है जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, या अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य द्वारा भी कारित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य द्वारा उसी स्थिति में ही अपराध कारित किया जा सकता है जबकि अपराध से पीड़ित व्यक्ति उक्त किसी जाति का हो। और देखिए दोस्तों, 80 का जो सही ऑप्शन है वो यही है, ए ऑप्शन, कि वह ऐसा व्यक्ति द्वारा कारित किया जा सकता है जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं हो। यदि वह अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है तो उस पर एक लागू नहीं होगा। अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति के बाहर का व्यक्ति ही यहाँ पर अपराध का दोषी होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। 80। आइए 81 हमारा कंप्लीट हुआ SC/ST एक्ट। INDPS एक्ट देखते हैं, 1985 वाला। एक व्यक्ति के पास थोड़ी मात्रा में गांजा पाया जाता है जिसके संबंध में उसका कहना है कि वहाँ उसके व्यक्तिगत उपयोग हेतु, किंतु उस हेतु उसके पास कोई वैध आदेश या परमिट नहीं, उसे मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 संक्षेप में अधिनियम 1985 की निम्न धाराओं के अंतर्गत आरोपित किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत तो 81 का सही ऑप्शन है हमारा 20, 21, 22, 27, तो धारा 27 के अधीन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, NDPS अधिनियम 1985 के अधीन अपराध किए जाने के प्रयत्न तथा उसकी तैयारी पृथक पृथक अपराध है, दोनों एक ही प्रावधान के अधीन रणनी है। केवल प्रयत्न अपराध है, तय अपराध नहीं है। इनमें से कोई भी अपने आप में स्वतंत्र अपराध नहीं है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है वो है पृथक पृथक अपराध है, ऑप्शन नंबर ए। I-83 NDPS अधिनियम 1985 के अधीन अपराधों का विचरण निम्न न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। विशेष न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय। अपराध की दंड की मात्रा के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में न्यायालय द्वारा। दोस्तों, इसके सहित इसके NDPS अधिनियम के अधीन अपराधों का विचरण विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष न्यायालय। 84 NDPS अधिनियम 1985 के अधीन अपराध में आरोपित अभियुक्त के संबंध में धारा 438 CRPC संहिता गृह जमानत विषय का प्रावधान बिल्कुल लागू नहीं होते हैं। अधिनियम 1985 की धारा 37 में उपबंधित सीमाओं के साथ लागू होते हैं, उसी प्रकार लागू होते हैं जैसे कि जमानती अपराध में आरोपित अन्य किसी अभियुक्त के लिए केवल उसी दशा में लागू होंगे जबकि आरोपित अपराध के हेतु अधिनियम 1985 5 वर्ष से कम कारावास का प्रावधान हो। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, खा वाला। अधिनियम 1985 की धारा 37 में उपबंधित सीमाओं के साथ लागू होंगे, तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 84 का बी, खा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 NDPS अधिनियम 1985 की धारा 41, 42, 43 के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी केवल किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उसकी साक्ष्य उपस्थिति में ली जा सकती है। केवल उसी किसी राजपात्रिक अधिकारी द्वारा अथवा उसकी साक्ष्य उपस्थिति में ली जा सकती है। किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा ली जा सकती है। केवल उक्त अधिनियम के अधीन विनिष्ठ अधिकारी द्वारा ही ली जा सकती है। 85 का सही ऑप्शन दोस्तों केवल उक्त अधिनियम के अधीन विनिष्ठ अधिकारी द्वारा ही ली जा सकती है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा घ, डी। दोस्तों, ये हमारा NDPS एक्ट भी कंप्लीट हुआ। आइए आर्म्स एक्ट देखते हैं 1959 वाला, जिससे क्वेश्चन नंबर 86 यह कहना सही है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं अनुज्ञप्तिधारी नहीं है आयुध अधिनियम 1959 के अधीन किसी भी स्थिति में अग्नायुद्ध लेकर नहीं चलेगा। अनुज्ञप्तिधारी के लिखित प्राधिकारी के अधीन ऐसा आयुध लेकर वहन कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी की उपस्थिति में तथा उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए लेकर वहन कर सकेगा।
और अनुज्ञप्तिधारी धारक की ओर से अग्नि या अस्थि की मरम्मत हेतु अथवा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए लेकर वहन कर सकेगा। सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर 80 है गा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। यह कहना सही है कि आयुध अधिनियम 1959 की धारा 39 में उल्लेखित अभियोजन के हेतु स्वीकृति की आवश्यकता है। अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध हेतु केवल धारा 25 के अधीन अपराध हेतु, केवल धारा 27 के अधीन अपराध हेतु या धारा 25(1)(b) सहपठित धारा 3 के अधीन किसी भी अपराध हेतु। सही ऑप्शन दोस्तों इसका डी है। धारा 25 कोष्टक 1/(b) सहपठित अपराध और सहपठित धारा 3 के अधीन किसी भी अपराध हेतु। आइए क्वेश्चन नंबर 88। आयुध अधिनियम की धारा 39 के अधीन अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान की जा सकती है केवल राज्य शासन द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी, और ऐसे किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा जिसे हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो। दोस्तों धारा 39 जो बात करती है वो बात करती है केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। सही ऑप्शन होगा ख बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 89। का अपने आधिपत्य में विधिपूर्ण अनुज्ञप्त अग्नि अस्त्र रखता है, किंतु उस अस्त्र को अब रखने का उसका उद्देश्य सकेती अपराध करना है कि जो वह नहीं कर पाता। का ने आयुध अधिनियम की 59 की धारा किस में अपराध किया है। तो दोस्तों इसका 89 का सही ऑप्शन है, उसकी कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। धारा 25, 27, 29 तो इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई किसी भी प्रावधान में नहीं है। सही ऑप्शन होगा हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हुए दोस्तों 89। आइए नया एक्ट फिर शुरुआत करते हैं। प्रोविजन ऑफ सिविल राइट एक्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है दोस्तों। जिस एक्ट को अब हटा दिया गया है, इसकी जगह हमारे पास मानव अधिकार हैं, तो सीधे सिविल राइट हम इसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे MP एक्साइज एक्ट आबकारी अधिनियम। किसी शराब को विदेशी शराब कहा जाएगा केवल तभी जब उसका निर्माण विदेश में हुआ हो अथवा उसे भारत से बाहर से आयात किया हो, जबकि वहाँ उसका निर्माण भारत में हुआ हो, वहाँ रंग और स्वाद में विदेशी शराब से मिलती हो। केवल जबकि वहाँ वाइन जब एयर हो, और ग्राहक जबकि वहाँ वाइन हो। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 93 का, वह है डी, केवल जबकि वह स्पिरिट और वाइन हो तब वहाँ विदेशी शराब कहलाएगी। ऑप्शन डी, हाँ डी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। एक व्यक्ति बस्तर जिले में ताड़ी ले जाता हुआ पाया जाता है, वह मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के निम्न प्रावधान के अधीन दोषी है। इस धारा में उसके बारे में बताया गया है 16, 34, 36। तो अधिनियम में किसी भी प्रावधान के अधीन नहीं, ये भी इसके बारे में किसी भी प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आइए 95 देखते हैं। एक अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता के अंतर्गत मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम ऐसे व्यक्ति को शराब बेचता है जो कि पूर्व से ही शराब पिए हुए हैं, उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अधीन दोषी है। किस एक्ट के तहत किस धारा के अधीन दोषी माना जाएगा 95 को? सही ऑप्शन 34, 36, 37, 38। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने ऐसी शराब बेची जो मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त पाई गई। उसने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के निम्न प्रावधान के अधीन अपराध किया है। किस धारा के अधीन उन्होंने अपराध किया है? 34, 36, 38, 49 का। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 49 का, इसका भी सही ऑप्शन हमारा डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 97। यह कहना सही है कि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के सभी अपराध अजमानती हैं, केवल धारा 49(a) के अधीन अपराध को छोड़कर से सभी जमानती हैं, समन योग्य हैं, आसंज्ञेय हैं। दोस्तों इसका भी सही ऑप्शन है 49(a) है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, केवल धारा 49(a) के अधीन अपराध को छोड़कर से सभी जमानती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 98।
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 37, 38, 38A एवं 39 के अधीन अपराधों का संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया जा सकेगा। पुलिस के परिवाद अथवा नमूने सूचना के आधार पर कलेक्टर अथवा जिला आबकारी अधिकारी के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर, केवल किसी आबकारी निरीक्षक के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर, उपयुक्त किसी भी अधिकारी के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर। 298 का सही ऑप्शन है केवल आपका किसी आबकारी निरीक्षक के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर ही लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों 98 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और कुछ क्वेश्चन हमने स्किप करे जहाँ पर हमको लगा कि ये हमारे अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 98 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला एक्ट भी 2 क्वेश्चन जो हैं 99, 100 वो भी हमारे एक्ट में नहीं है, इसलिए उन्हें भी हम स्किप करके छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों प्लीज़ इसे शेयर करें, वीडियो आप पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।